हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिफेंस बाय गुरुकुल माइंड। डिफेंस बाय गुरुकुल माइंड के इस मंच में आप सभी का स्वागत है। और आज की जो क्लास है वो है फंडामेंटल लॉ यानी मूल विधि से। और मूल विधि में जैसा कि हम प्रीवियस लेक्चर से आपको बता रहे हैं, भारतीय न्याय संहिता के बारे में। किसके बारे में? भारतीय न्याय संहिता के बारे में। नया कानून है, इंडियन पिनल कोड को रिप्लेस करता है। ठीक है, तो चलिए आज का हमारा टॉपिक्स क्या है, कौन कौन से टॉपिक्स आज इसमें हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए सीधे स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं हमारा जो टॉपिक है प्रोक्यूरेशन ऑफ चाइल्ड। प्रोक्यूरेशन ऑफ चाइल्ड जिसका हिंदी में अर्थ होता है कि बच्चों के बचाव में क्या कानून हम यहाँ पे लेके आए हैं। ठीक है, तो प्रोक्यूरेशन ऑफ चाइल्ड ये आपका सेक्शन 96 ऑफ बीएनएस यानी धारा 96 के अंतर्गत आता है। किसकी? भारतीय न्याय संहिता की धारा 96। ठीक है, देखिए क्या था कि पहले जो बच्चों के ऊपर इंडियन पिनल कोड में कानून थे, जो हमने उसमें जो है सेक्शंस लगाए थे, वो केवल गर्ल चाइल्ड को लेकर थे। लेकिन भारतीय न्याय संहिता में इसको एक इंटीग्रेटेड लॉ इसमें बनाया गया है। एक तरीके से देखा जाए, यानी ये एक तरीके से देखा जाए तो इसको जेंडर तटस्थ बना के इसको आगे बढ़ाया गया है। ठीक है, पहले हम ये जान लेते हैं कि प्रोक्यूरेशन ऑफ चाइल्ड जो होता है यानी सेक्शन 96 बी इसको डिफाइन कैसे करता है। तो आपका ये सेक्शन जो है सेक्शन 96 ऑफ बीएनएस कैसे डिफाइन करता है, इसको हम यहाँ पे जानेंगे। तो इसी सेक्शन में हम जानेंगे कि इसको डिफाइन कैसे किया जाएगा, कि अपराध किस श्रेणी में आता है, कैसे अपराध माना जाएगा, फिर उसका पनिशमेंट क्या होगा, उसके बारे में भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सेक्शन 96 कहता है इंड्यूसिंग एनी चाइल्ड बाय एनी मींस टू गो फ्रॉम एनी पैलेस और टू डू एनी एक्ट। किसी भी तरह से किसी भी बच्चे को प्रेरित करना, किसी भी स्थान से जाना या कोई भी कार्य करना आपका जो है वो प्रोक्यूरेशन ऑफ चाइल्ड माना जाएगा। बिकॉज क्योंकि उसका जो इरादा है, इंटेंशन है, किस इरादे से? इस इरादे या ज्ञान के साथ कि बच्चे को किसी अन्य व्यक्ति के साथ, ठीक है, अवैध संभोग के लिए मजबूर करना या बहकाया जाना या उकसाया जाना जो है प्रोक्यूरेशन ऑफ चाइल्ड की श्रेणी में आता है। सेक्शन 96 के तहत ये आपका संज्ञेय अपराध है, कॉग्निजेबल ऑफेंस आपका माना जाएगा। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें तो जैसे कि द ऑफेंस अंडर सेक्शन 96 ऑफ बीएनएस हैज बीन मेड जेंडर न्यूट्रल, जैसे कि मैंने बताया था, इसको जेंडर न्यूट्रल बनाया है एज कंपेयर टू सेक्शन 366 ऑफ आईपीसी। आपका जो आईपीसी का धारा 366 होता था भारतीय दंड संहिता का, उसमें क्या कहा गया था? भारतीय दंड संहिता कहता था कि 18 वर्ष से कम उम्र का गर्ल चाइल्ड यानी 18 वर्ष से कम उम्र की जो बालिका है यानी जो बच्ची है, ठीक है, उसको ही जो है बेस माना जाता था, आधार माना जाता था प्रोक्यूरेशन ऑफ चाइल्ड का। ठीक है, लेकिन इसको जो है जेंडर न्यूट्रल यानी लिंग तटस्थ बनाया गया है। अब इसमें कानून ये है कि धारा 96 ऑफ बीएनएस कहती है कि 18 वर्ष से कम उम्र का, ठीक है, 18 से कम उम्र का कोई भी, ठीक है, बच्चा या बच्ची कोई भी हो, ठीक है, बच्चा हो या बच्ची हो, ठीक है, अगर उसकी जो है किसी स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में उसकी ट्रैफिकिंग होती है, क्योंकि चाइल्ड ट्रैफिकिंग के जो केस हैं वो पिछले 2-3 दशकों से बहुत ज़्यादा देखने को मिले हैं। तो क्योंकि हमें ये जो है वर्तमान के हिसाब से जो है हमें रिलेवेंस यानी प्रासंगिक बनाना है, बच्चा हो या बच्ची हो दोनों ही श्रेणी में जो है ये प्रोक्यूरेशन ऑफ चाइल्ड की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसमें दोनों है। अपराध को केवल एक बच्चे के रूप में रखा गया है, इसीलिए इसका जो नाम है प्रोक्यूरेशन ऑफ चाइल्ड रखा गया है। केवल एक शब्द उसके लिए लिया गया है, चाइल्ड। चाइल्ड मेल है या फीमेल है डजंट मैटर। ठीक है, तो ये आपको ऐसे याद रखना है। अब इसकी अगर हम बात कर लें तो ये अपराध माना जाएगा। ठीक है, तो इसमें अब हम बात करते हैं कि अगर ऐसा होता है तो उसके लिए पनिशमेंट क्या क्या है। तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं तो अंडर सेक्शन 96 ऑफ बीएनएस में क्या बताया गया है पनिशमेंट के बारे में। तो यहाँ पे लिख लेते हैं पनिशमेंट। तो पनिशमेंट की अगर हम बात करें तो इसमें जो पनिशमेंट है वो 10 इयर्स का इम्प्रिजनमेंट है। ठीक है, क्या है? 10 वर्ष का
कारावास है, इसमें आपको ध्यान रखना है, और साथ ही इसके साथ फाइन भी हो सकता है या बोथ दोनों भी हो सकते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आपका 96 ऑफ BNS क्या कहता है, अगर हम इस अपराध की श्रेणी को अगर हम बताएं, अगर ये अपराध होता है तो ध्यान रहे ये आपका जो है कॉग्निजेबल ऑफेंस है। क्या है? कॉग्निजेबल ऑफेंस है, यानी संज्ञेय अपराध है, संगीन अपराध की श्रेणी में आता है। नॉन बेलेबल है, कैसा है? नॉन बेलेबल है, और साथ ही ट्रायबल बाई एनी कोर्ट ऑफ सेशन। ठीक है, एनी कोर्ट ऑफ सेशन, ये आपको ध्यान रखना है। किसी भी सत्र न्यायालय में, जैसे आप जाते हैं जिला एवं सत्र न्यायालय लखनऊ, ठीक है, यहीं तो दिखाई देता है आपको, वहाँ पे जो है ना एक सेशन कोर्ट होता है अंदर ही, तो किसी भी सेशन कोर्ट में इसको ट्रायल कराया जा सकता है। तो ट्रायल बाय एनी सेशन कोर्ट, ये भी किसी भी सेशन कोर्ट द्वारा ये विचारणीय है। पनिशमेंट 10 वर्ष का इम्प्रिजनमेंट है, और फाइन भी हो सकता है, संगीन अपराध है, तो ये इसमें बताया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आता है आपका कोजिंग डेथ बाय रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट, सेक्शन 106 सब क्लोज 1 ऑफ BNS, यानी धारा 106 के सब क्लोज 1 के तहत अगर कोई मृत्यु आपके उतावलेपन या आपकी लापरवाही से हो जाती है तो उस मामले में क्या प्रावधान है। अब उतावलापन लापरवाही वो कहीं भी हो सकती है, जरूरी नहीं कि जैसे कि आप रोड पे गाड़ी लेकर चल रहे हैं, आगे रोड क्रॉस जेब्रा क्रॉसिंग से कुछ जो है लोग क्रॉस कर रहे हैं, गाड़ी आपकी लापरवाही से गाड़ी चला रहे हैं तो हिट हो जाता है और उसके बाद डेथ हो जाती है, या कोई उपहति हो जाती है, डेथ नहीं होती है, तो तब भी जो है उतावलेपन और लापरवाही की श्रेणी में आता है। या फुटपाथ पे सो रहे लोगों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी जाती है। अभी मैं देख रहा था न्यूज़ में कि कोई बंदा बहुत बड़ी मर्सिडीज या पता नहीं कौन सी गाड़ी है उसको लेके और उसने चढ़ा दी लोगों के ऊपर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, उसके लिए क्या सेक्शन लगता है। तो पनिशमेंट की अगर हम बात करें 5 इयर्स आपको ध्यान रखना है, कितना है 5 वर्ष का जो है इम्प्रिजनमेंट है इसमें, यानी 5 वर्ष का कारावास है। अगर हम इंडियन पीनल कोड के साथ साथ इसको जो है कंपैरिजन करता चलें तो भारतीय दंड संहिता की धारा 304A के तहत ये 2 वर्ष का कारावास इसमें होता था, लेकिन अब इसको बढ़ाकर 5 वर्ष कर दिया गया है। लेकिन इसमें कुछ प्रोफेशनल्स को एग्जेम्पशंस है, जैसे अगर कोई जो है रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स है, यानी डॉक्टर है, ठीक है, कौन है, डॉक्टर है। और डॉक्टर क्या है कि डॉक्टर ने यह आपको जो है आपका चिकित्सा परीक्षण किया, ठीक है, डॉक्टर ने क्या किया, आपको डायग्नोज किया, और डायग्नोज करते वक्त उसने क्या किया, लापरवाही की, और लापरवाही से जो है आपकी डेथ हो जाती है, सॉरी आपकी नहीं, किसी भी व्यक्ति की डेथ हो जाती है, या डायग्नोज करते वक्त या ऑपरेशन करते वक्त जो है क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तब ऐसा करते समय, ऐसा कृत्य करते समय अगर ऐसा हो जाता है तब जो इम्प्रिजनमेंट है वो 2 इयर्स यानी 2 वर्ष का ही होगा। ये आपको ध्यान रखना है। कितने वर्ष का होगा, 2 वर्ष का ही जो है इसमें माना जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन ध्यान रहे डॉक्टर विल बी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स और रजिस्टर्ड विद इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, और वो जो है IMA में रजिस्टर्ड हो, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन में उसको रजिस्टर्ड होना चाहिए। अगर डॉक्टर जो है आपका, यहाँ पे ध्यान दें फिर दोबारा, डॉक्टर IMA में रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक है, और वो डायग्नोज करता है, डेथ हो जाती है, उस मामले में जो सज़ा है वो 5 वर्ष ही रहेगी। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन में रजिस्टर्ड नहीं है कोई भी मेडिकल प्रैक्टिशनर्स और उससे लापरवाही से किसी की मृत्यु हो जाती है तब सज़ा 5 वर्ष की रहेगी, फिर उसको एज ए जनरल कैंडिडेट कंसीडर किया जाएगा। तो ये है, इसमें आपको ध्यान रखना है। चलिए अब हम बात करते हैं, आ जाते हैं स्नैचिंग के ऊपर। किसके ऊपर, स्नैचिंग के ऊपर हम आ जाते हैं। देखिए सबसे पहले हम डेफिनेशन समझेंगे स्नैचिंग की। अगर किसी भी व्यक्ति के द्वारा किसी भी व्यक्ति की मौजूदगी के अंदर उसकी कोई भी चल संपत्ति यानी कोई भी मूवेबल एसेट छीन ली जाती है, क्योंकि स्नैचिंग का अर्थ ही होता है छीना झपटी। और छीनना कब, चोरी के उद्देश्य से। एक ऐसे उद्देश्य से होता है कि
चोरी का उद्देश्य नहीं है, छीन ली है। यानी यहाँ पे ये पिक्चर आप देख रहे होंगे। अब ये जो हैं आपके श्रीमान जी जो भी हैं डैकोइट, ठीक है, इन्होंने इस महिला का ये जो आभूषण है ये छीन लिया है, ठीक है। छीना किस लिए? चोरी के उद्देश्य से, ठीक है। इनका ऑब्जेक्टिव है थेफ्ट, क्योंकि स्नैचिंग ही थेफ्ट है। तो आगे हम थेफ्ट को भी समझेंगे, थेफ्ट क्या है। तो यहाँ पे क्या है कि ये स्नैचिंग माना जाएगा। ध्यान दें, यहाँ पे एक दूसरा पॉइंट मैं बता देता हूँ कि अगर किसी व्यक्ति ए ने, ठीक है, किसी व्यक्ति बी की कोई भी मूवेबल एसेट छीन ली है, लेकिन ऑब्जेक्टिव थेफ्ट नहीं है और वहीं खड़ा है कि छीन ली है भाई, ठीक है। छीन क्यों ली है, उसके पीछे की बैकग्राउंड्स हो सकती हैं बहुत सारी, ठीक है, कि भाई मेरा इस पे जो है 2 लाख रुपया था और जो है इसने नहीं दिया, इसलिए मैंने इसकी मोटरसाइकिल या बाइक छीन ली है। तब वो स्नैचिंग नहीं माना जाएगा। हालांकि उसकी भी अलग कैटेगरी है, वो स्नैचिंग भले ही ना माना जाए क्योंकि उसका ऑब्जेक्टिव थेफ्ट नहीं है। ऑब्जेक्टिव थेफ्ट होना चाहिए, ठीक है, और जिस व्यक्ति की वस्तु को स्नैच किया गया वो जो है वहाँ पे उसकी मौजूदगी होना चाहिए, तो स्नैचिंग माना जाएगा। समझ में आई बातें? तब ये आता है आपका अंडर सेक्शन 304 ऑफ BNS, यानी भारतीय न्याय संहिता की धारा 304 के अंदर आपका ये अपराध माना जाएगा, क्रिमिनल ऑफेंस माना जाएगा, ठीक है। अब हम इसको समझेंगे कि थेफ्ट इज स्नैचिंग, क्योंकि मैंने बताया था कि ऑब्जेक्टिव थेफ्ट होना चाहिए उसका। इफ इन ऑर्डर टू कमिट थेफ्ट द ऑफेंडर, ठीक है, थेफ्ट ही आपकी स्नैचिंग है। कानून अगर हम ये 304 BNS कह रहा है कि चोरी ही जो है स्नैचिंग मानी जाती है अगर गैर मौजूदगी में सडनली और क्विकली और फोर्सेबली, यानी अचानक और जल्दी से बलपूर्वक कोई चीज जो है छीन ली जाती है, ठीक है। और वो जो है आपकी क्या होनी चाहिए, और सीज और सिक्योर और ग्रैब टू टेक्स अवे एनी मूवेबल प्रॉपर्टी, यानी वो संपत्ति चल संपत्ति है, तब स्नैचिंग माना जाएगा। अब हम यहाँ पे समझेंगे मूवेबल एसेट कौन कौन से होते हैं। मूवेबल एसेट, ठीक है, ये स्टाइलिश मेरे हाथ में, दिस इज मूवेबल एसेट। ये माइक है, मूवेबल एसेट है। ये घड़ी है, मूवेबल एसेट है। मेरा सेलफोन है, मूवेबल एसेट है, जो मूव कर सकता है, एक के पास से दूसरे के पास पहुंचाया जा सकता है, दैट इज मूवेबल एसेट। लेकिन आपका हाउस है, ठीक है, मूवेबल एसेट नहीं है। आपकी जो है कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके नाम है, मूवेबल एसेट नहीं है। और आपका घर इस्टेब्लिश है एक जगह, मूवेबल एसेट नहीं है। आपका प्लॉट है, मूवेबल एसेट नहीं है। आपके खेत खलियान है, मूवेबल एसेट नहीं है। वो अचल संपत्ति होते हैं। क्या होते हैं? अचल संपत्ति। और जो मूवेबल एसेट होते हैं वो चल संपत्ति है, ठीक है। तो किसी व्यक्ति के कब्जे से उसकी चल संपत्ति को छीनना स्नैचिंग माना जाएगा। यहां तक चीजें समझ में आई? तो ये इसमें ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे ये इसके लिए पनिशमेंट क्या है। तो पनिशमेंट अंडर सेक्शन 304 ऑफ BNS की अगर हम बात करें, ये जो होगा आपका इम्प्रिजनमेंट वो 3 इयर्स का होगा और फाइन होगा। अब ये इसमें लिखा है कि विच में एक्सटेंड टू 3 इयर्स, यानी 3 वर्ष तक उसको बढ़ाया जा सकता है। तो इसका मतलब ये है कि मिनिमम कितना है। अब प्रश्न ये उठता है कि मिनिमम कितना है, उसको भी यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे समझने से पहले इसको आप एक बार यहाँ देखेंगे कि ये जो एसेट है, 1 सेकेंड, ठीक है। अब ये इन महाशय ने ये चीज चुरा ली है, सॉरी छीन ली है, ठीक है। इन्होंने छीना, ये महिला है भाग रही है पीछे, चैन छीना, ठीक है। छीनने के बाद ये बड़े खुश हुए कि चैन हमने छीन लिया, अब हमारे पास अच्छी खासी संपत्ति है, ठीक है। उसके बाद ये गए किसके पास? ये गए जो स्पेशलिस्ट है, जिसको स्वर्णकार, सुनार या ऐसे कुछ भी बोलते हैं, गोल्ड स्मिथ वगैरह, उसके पास क्या है कि गए और जाने के बाद इन्होंने कहा कि इसकी वैल्यू बताओ कितनी है। अब उसने कहा कि इसकी जो वैल्यू है वो यहाँ पे ले लेंगे, वैल्यू 4999 रुपये है, यानी ये वैल्यू 5000 रुपये से कम है। कितनी है? 5000 रुपये से कम है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि पुलिस केस रजिस्टर्ड करेगी। रजिस्टर करने के बाद जो है ऑफेंस जो है आपका ये क्या होगा, कॉग्निजेबल होगा या नॉन बेलेबल होगा या कैसा भी होगा, केस रजिस्टर्ड करके मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगी। अब इसकी वर्थ देखी जाएगी कि वर्थ 5000 रुपये से कम है। तो 5000 रुपये से कम वर्थ की कोई भी वैल्यू अगर आप चोरी करते हैं या स्नैचिंग करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उसके लिए जो है कम्युनिटी सर्विस यानी सामुदायिक सेवा
का प्रावधान है। ठीक है, तो सोशल सर्विस के रूप में कम्युनिटी सर्विस, जिसको हम सामुदायिक सेवा कहते हैं, ये प्रावधान है। अब सामुदायिक सेवा क्या हुआ कि लगा दी कहीं उसकी ड्यूटी बेचारे की, चल ठीक है तुमको जो है 10 दिन ट्रैफिक कंट्रोल करना है, ठीक है, तो या कुछ भी ऐसा जो भी सामुदायिक सेवाएं होती हैं वो उसको दे दिया जाता है। तो ये सबसे कम सज़ा है। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये सज़ा बढ़कर जो है 3 वर्ष तक की हो सकती है। अब यही जो है अगर हम इसमें पैसा बढ़ा दें, ये लो, ये जो है 50,000 रुपये का कोई चीज़ छीन ली है, तो सबसे पहले होगा कि 50,000 की रिकवरी ये भाई साहब देंगे, और देने के बाद में फिर जज साहब जो हैं फिर BNS को पढ़ेंगे और उसके बाद देखेंगे कि मैक्सिमम 3 वर्ष है, अब मैं इसको कितना दूं। समझ में आई बातें? तो ये उसमें ये पनिशमेंट आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे इसको और क्लैरिफाई करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, 1 सेकेंड, ठीक है, तो ये है। चलिए अब इसकी अगर हम बात करें, अब हम बात कर लेते हैं कि स्नैचिंग जो है वो किस में आता है। तो स्नैचिंग की अगर मैं बात करूं, ध्यान रखें ऑफेंस की जो नेचर है वो कॉग्निजेबल है, यानी ये संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है, और नॉन बेलेबल है। ठीक है, नॉन बेलेबल जिसको मैं बार बार बताता हूं, जिसको आप कम से कम जो है आप एक मजिस्ट्रेट के सामने जो है अगर उसके सम्मुख पेश होते हैं तब आपको बेल मिले, वो नॉन बेलेबल ऑफेंस है। मतलब ये है कि आपकी पुलिस स्टेशन से बेल नहीं हो सकती है। यहाँ तक ये चीज़ें समझ आई हैं। अब आगे चलते हैं। चलिए अब आगे हम बात करते हैं थेफ्ट। मैंने कहा था थेफ्ट इज स्नैचिंग, चोरी ही छीना झपटी है, क्योंकि छीना झपटी वही मानी जाएगी आपका ऑब्जेक्टिव अगर चोरी होगा। वो मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि अगर आप जो है किसी की कोई चीज छीनकर तन के सामने खड़े हैं, ठीक है, तब आपका उद्देश्य चोरी तो है नहीं। चोरी का तो मतलब है कि आप जो है छीना झपटी करके भाग जाएं, तब ऑब्जेक्टिव आपका माना जाएगा। ठीक है, तो थेफ्ट इज स्नैचिंग। तो थेफ्ट की अगर हम बात करें, थेफ्ट आता है आपका अंडर सेक्शन 303 ऑफ BNS, यानी धारा 303 के तहत जो है ये अपराध माना जाएगा। ठीक है, क्या माना जाएगा? धारा 303 के तहत ये अपराध माना जाएगा। अब इसमें जो है पनिशमेंट, 2 टाइप के पनिशमेंट इसमें बताए गए हैं। देखिए अब इसमें एक रिफॉर्म किया गया है, अच्छा खासा रिफॉर्म। अपराध को रोकने के लिए ये अच्छा डिसीजन है हमारी पार्लियामेंट का, या हमारी जो हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ है, या और भी सारे जो वरिष्ठ लोग हैं जिन्होंने चीज़ें डाली हैं। अब इसमें पनिशमेंट जो दिया गया है 303 का सब क्लोज 2 है जो पनिशमेंट की बात करता है। अब इसमें पनिशमेंट की अगर हम बात करें तो पनिशमेंट जो होगा, अगर आप 1 सेकेंड, फर्स्ट टाइम आप गए और आपको ज़रूरत है कुछ पैसों की, जैसे ये भाई साहब हैं, इनको कुछ पैसों की ज़रूरत है, इन्होंने ये तिजोरी तोड़ी और यहाँ से पैसा निकाल लिया है। ठीक है, उसी पे फिर दोबारा हम यहाँ पे बात करेंगे। पैसा 5,000 रुपये से कम है तो कम्युनिटी सर्विस, ज़्यादा है तो सज़ा कितनी है। और ये पहली बार गए हैं और ये बेचारे क्या है कि इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है पैसे की, और इन्होंने पहली बार चोरी कर लिया पैसे के चक्कर में। चलिए, अगर फर्स्ट टाइम कोई व्यक्ति चोरी करता है, ठीक है, और चोरी करने के बाद वो कन्विक्ट हो जाता है, यानी इस पर दोष सिद्ध हो जाता है, तो उसकी जो सज़ा है वो 3 ईयर्स यानी 10 वर्ष तक 3 वर्ष तक एक्सटेंड जो है वो हो सकती है। यानी मैक्सिमम इसको समझे कि वो 3 वर्ष की सज़ा होगी, मिनिमम कुछ भी हो सकती है। ठीक है, ये कब है? ये फर्स्ट टाइम है। अगर यही बंदा सेकेंड टाइम जो है यानी सब्सिक्वेंट कन्विक्शन के लिए तैयार हो जाता है, इन केस ऑफ सेकेंड, यानी दूसरी बार अगर ये चोरी करता है, तब ये जो सजा है, ध्यान रहिए, मिनिमम 1 ईयर्स होगी, यानी मैक्सिमम जो है 1 वर्ष की सजा तो होगी, और मिनिमम, और मैक्सिमम ये सजा जो है वो 5 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। कितने वर्ष तक? 5 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब हम यहाँ पे बात करें, कम्युनिटी सर्विस कैन बी इम्पोज्ड। मैंने चोरी के मामले में सामुदायिक सेवाएं भी लगाई जा सकती। मैंने कहा था कि मूल्य 5,000 रुपये से कम हो और व्यक्ति पहली बार दोषी ठहराया गया हो, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर दूसरी बार सेकेंडरी केस में चोरी करता है, भले ही वैल्यू 5,000 से कम हो, तब उसकी सामुदायिक सेवा नहीं लगाई जाएगी, ये भी आपको ध्यान रखना है। और वह चोरी की गई संपत्ति को अगर वापस कर दे। ठीक है, इसको मैं बहुत आसान भाषा में समझाता हूं कि माने कोई ए व्यक्ति जो है क्या किया, चोरी करने का मन हुआ, फर्स्ट टाइम उसने चोरी की है। कब की है? पहला प्रयास है चोरी करने का। ठीक है,
दूसरा बात उसने क्या की है कि चोरी की गई संपत्ति भले ही वहाँ पे 1 करोड़ रुपए रखे हों, लेकिन 5,000 की ज़रूरत है, 5,000 रुपये ही चुराए हैं। दूसरा कि पकड़े जाने पर उसने वो रिटर्न भी कर दिए कि भाई साहब गलती हो गई और ये अपना पैसा लो, आगे हम चोरी नहीं करेंगे। ठीक है, पहली बार दोषी ठहराया गया है, संपत्ति जो भी चुराई है वर्थ रेट 5,000 से कम की है या ज़्यादा भी है भले ही, तो वो 5,000 की है, कम की रहनी चाहिए, और उसने रिटर्न भी कर दी है। तो तब क्या करेंगे कि हमारे जो जज साहब हैं वो कहेंगे कि ठीक है, आपको हम कम्युनिटी सर्विस करने के लिए बोल देते हैं, यानी आपको सामुदायिक सेवा करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? सामुदायिक सेवा। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये इसमें आता है, समझ में आई बातें? तो ये आपको ऐसे समझना है। आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात करते हैं थेफ्ट इन ड्वेलिंग हाउस। ड्वेलिंग हाउस जो है वर्ड है आपका लॉ के अंदर, ड्वेलिंग हाउस कहा जाता है कि ऐसा कोई भी टेंट, तंबू, बिल्डिंग, हाउस, शिप जहां पे कुछ लोग रहते हों, डेली सोते हों, सुबह उठते हों, खान पान करते हों, वर्किंग पैलेस हो, ये सभी जो है ड्वेलिंग हाउस माने जाएंगे। कमर्शियल एरिया में हो लेकिन लोग वहां पे रहते हों, ठीक है, जीवित लोग वहां पे रहते हों, वो ड्वेलिंग हाउस माना जाएगा। अंडर सेक्शन 305 ऑफ BNS जो है वो ड्वेलिंग हाउस के अंदर थेफ्ट को यानी चोरी को डिफाइन करता है। जैसे कमिटिंग थेफ्ट की अगर हम बात करें, कोई भी चोरी करने का प्रयास करता है, जैसे किसी भी इमारत, तंबू, जहाज जो मानव आवास के रूप में उपयोग किया जाता है या संपत्ति की हिरासत के लिए उपयोग किया जाता है, तो वो क्या है? आपके ड्वेलिंग हाउस माने जाएंगे। क्या माने जाएंगे? ड्वेलिंग हाउस। डेफिनेशन हुई, ठीक है। धारा 305 BNS में निम्नलिखित प्रकार की चोरी को अपराध के रूप में पेश किया गया है, जैसे, ठीक है, ऑफ एनी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज्ड फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स और पैसेंजर। ठीक है, यानी ऐसा कोई भी माल वाहन जो यात्रियों के परिवहन के लिए यूज किया जाता हो या किसी साधन के परिवहन के लिए यूज किया जाता हो, अगर उसमें जो है चोरी होती है तो वो चोरी मानी जाएगी। इसका मतलब ये है कि अगर कोई बस जा रही है और उसमें जो है, क्योंकि उसमें मानव है, मानव उसमें मैंने कहा था कि ड्वेलिंग हाउस माना जाएगा, और उसमें चोरी हो जाती है तो वो चोरी मानी जाएगी। ठीक है, माल या यात्रियों या परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले परिवहन के किसी भी साधन से किसी भी वस्तु या सामान की अगर चोरी हो जाती है वो भी चोरी मानी जाएगी अंडर सेक्शन 305। किसी भी पूजा स्थल में मूर्ति या प्रतीक की चोरी, वो भी चोरी मानी जाएगी। सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण की किसी भी संपत्ति की चोरी जो है वो चोरी मानी जाएगी। पहले जो है सरकारी या सार्वजनिक संपत्ति की चोरी थी, जो अब इसमें जो है जो आपकी लोकल अथॉरिटी है या कोई भी किसी की भी प्राइवेट संपत्ति की चोरी है वो चोरी मानी जाएगी। ये सारी चीजें जो है किसको डिफाइन करती हैं? कमिटिंग थेफ्ट, चोरी का प्रयास। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, मिसचीफ। यानी मिसचीफ का मतलब होता है शरारत। समझ में आई बातें? तो ये शरारत को डिफाइन करता है। सॉरी, इसमें मैं जो है यहाँ पे आपको बता दूं, यहाँ पे पनिशमेंट अगर हम इसकी बात करें चोरी की, स्टोलन प्रॉपर्टी की, तो ये ध्यान रहे इसका हम नेचर ऑफ ऑफेंस देखेंगे तो ये ध्यान रहे कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन बिलेबल ऑफेंस है, ट्राइबल बाय यानी कोर्ट ऑफ सेशन यानी किसी भी सेशन कोर्ट द्वारा विचारणीय है। पनिशमेंट की अगर हम बात करें तो पनिशमेंट जो है इसमें मैक्सिमम जो है आपका 10 ईयर्स का इसमें जो है पनिशमेंट दिया जाएगा। 10 वर्ष की सजा इसमें एक्सटेंड हो सकती है 10 वर्ष तक। ठीक है, चोरी किए गए प्रयास में 10 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। चलिए अब हम नेक्स्ट आता है हमारा मिसचीफ। मिसचीफ का मतलब है शरारत, अराजकता, ये सारी चीजें जो है वो मिसचीफ में आती है। BNS यानी भारतीय न्याय संहिता की धारा 324 ऑफ BNS के अनुसार जो है मिसचीफ को देखा जाता है। तो इसमें अगर हम देखें, सबसे पहले हम बात करते हैं मिसचीफ का जो है ना ऑफेंस है, ये एक्सपेंड कर दिया है गया है रिगार्डिंग टू IPC यानी IPC इंडियन पिनल कोड के कंपैरिजन में इसको जो है ऑफेंस को थोड़ा एक्सपेंड करके बताया गया है। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करते हैं पनिशमेंट फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑफेंस ऑफ मिसचीफ। जैसे कि यहाँ पे हम बात करते हैं, ये सेक्शन है इधर आपका, सेक्शन की अगर हम बात करें, 1 सेकेंड, तो इसमें देखें कि अंडर सेक्शन 324(2) ऑफ BNS ये क्या बताता है, डिफाइन करता है कमिटिंग मिसचीफ क्या है। ठीक है, और इसके लिए पनिशमेंट की अगर हम बात करें तो इंप्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड 6 मंथ यानी
अगर कोई जो है प्रयास करता है मिसचीफ यानी शरारत का प्रयास करता है ऑफेंस का, तो वो जो है 6 महीने की उसको सजा और साथ में फाइन या दोनों भी उसको देने पड़ सकते हैं। अंडर सेक्शन 324 सब क्लोज 2 ऑफ BNS यानी भारतीय न्याय संहिता की 324 की क्लोज 2, ठीक है। उसके बाद आता है आपका 324 ऑफ 3 यानी कॉजिंग लॉस और डैमेज द प्रॉपर्टी ऑफ गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी, ठीक है। यानी आपके शरारत करते वक्त कारण क्या हुआ कि उसका कारण ये है कि डैमेज ऑफ प्रॉपर्टी यानी किसी संपत्ति का डैमेज हो जाता है, अगर वो संपत्ति किसी गवर्नमेंट की है या किसी लोकल अथॉरिटी की है। लोकल अथॉरिटी का मतलब है वो पंचायत की प्रॉपर्टी है या किसी म्यूनसिपैलिटीज़ की प्रॉपर्टी है, इस टाइप की कोई भी प्रॉपर्टी है वो डैमेज हो जाती है, तो इसमें सजा का प्रावधान बिल्कुल अलग है। इसमें जो पनिशमेंट है वो आपका 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। आपको फाइन देना होगा क्योंकि आपने संपत्ति डैमेज की है, और दोनों भी हो सकते हैं क्योंकि फाइन देने के बाद आपको सजा भी दी जाएगी। सॉरी, मैं आपको वर्ड गलत यूज कर रहा हूं, उस व्यक्ति को जो शरारत करेगा, ठीक है। चलिए, तो ये चीजें इसमें हो सकती हैं। उसके बाद 324 और 4 क्लोज की अगर हम बात करें, अगर वो डैमेज हुआ अमाउंट जो है आपका 20,000 रुपए से ज्यादा है और 1 लाख रुपए से कम है, पहला स्लैब बनता है। कितना है? 20,000 रुपए से ज्यादा है और 1 लाख रुपए से कम है। यहां पे पहले वाला जो स्लैब है ये संपत्ति की कीमत 20,000 रुपए से कम है, ठीक है। यानी 1 रुपए से लेकर 20,000 रुपए तक का डैमेज जो है पहले फेज में आएगा। दूसरा फेज जो है वो 20,000 से 1 लाख रुपए तक के डैमेज की बात करता है। तो ध्यान रहे, उस केस में जो है करने वाले को जो सजा है वो 2 वर्ष तक जो है एक्सटेंड की जा सकती है। जुर्माना और दोनों भी उसको हो सकते हैं, ठीक है। यानी उसके ऊपर जो फाइन लगेगा वो तो लगेगा ही लगेगा, इंप्रिजनमेंट 2 इयर्स का जरूर होगा उसको, यानी 2 वर्ष की सजा होगी। तीसरी स्लैब जो है 324 की धारा जो है BNS की धारा 5 है। अगर इससे डैमेज हुआ प्रॉपर्टी का अमाउंट 1 लाख से ज्यादा है तो उस केस में जो मामला है वो 5 वर्ष की सजा, फाइन और बोथ इसमें दोनों हो सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये हुई आपकी स्लैब। अब लास्ट पॉइंट आता है आपका 324 सब क्लोज 6 ऑफ BNS कमिटिंग मिसचीफ हैविंग मेड प्रिपरेशन फॉर कॉजिंग डेथ। अगर इसमें मृत्यु हो जाती है, हर्ट और रोंगफुल रेस्ट्रेन हो जाता है, अगर आप फियर पैदा कर देते हैं, किसी के अंदर डर पैदा कर देते हैं, कोई जो है आपसे फियर करके उसको कोई उपहति हो जाती है, हार्ट अटैक आ जाता है, हार्ट हो जाता है आपकी शरारत को देख के, तो उस मामले में जो है आपकी जो सजा है वो भी जो है 5 वर्ष और फाइन दोनों इसमें हो सकते हैं, और साथ ही फाइन भी इसमें देना पड़ेगा। चीजें यहां तक समझ आई हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि एक्ट एंडेंजरिंग सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया सेक्शन 152 ऑफ BNS। ये बहुत जो है इंपॉर्टेंट होगा आपको समझने के लिए। देखिए क्या था, जब भी हम इंडियन पीनल कोड पढ़ते थे, आपको याद हो इंडियन पीनल कोड जो कि ब्रिटिशर्स द्वारा लाया गया था, उसमें उन्होंने एक सेक्शन डाला था 124A। 124A था आपका सेडिशन, ठीक है। सेडिशन का मतलब था राजद्रोह। क्या था? राजद्रोह। और ये जो राजद्रोह है ये ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी, यानी जो आपकी अंग्रेजी हुकूमत थी, उन्होंने उस हर क्रांतिकारी के ऊपर लगाया जो उनको चैलेंज कर रहा था। मेनली 124 का यूज जो था वो क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने के लिए किया जाता था, और ये अब तक हमारा जो पीनल कोड है उसमें 124A था। अब इसको हटाने की मांग आई। हटाने की मांग इसलिए आई, इसका मतलब ये था कोई भी व्यक्ति अगर सत्ता के प्रति, हुकूमत के प्रति, रूलिंग जो पार्टी है उसके प्रति अगर कोई जो है हेट स्पीच देता है या कोई अपनी बात रखता है, तो उसके ऊपर 124A जो है वो, यानी जिसको हम सेडिशन कहते हैं, वो लगा दिया जाता था, जो कि असंवैधानिक। बहुत सारे जो हमारे स्पेशलिस्ट थे, लॉ के स्पेशलिस्ट, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताते थे। इनका कहता था कि जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है आर्टिकल 19, उसका हनन है। तो बहुत लंबा जो है इस पे डिबेट चला एक टाइम पे, और ये सबसे ज़्यादा कब आया? जब जो है JNU के एक एक्स स्टूडेंट कन्हैया कुमार, जिन्होंने अभी अपना नाम बदल लिया, कन्हैया कुमार गांधी, उनके ऊपर लगाया गया था। तो 124A
की जो नेचर थी वो ही देखी जाए तो बहुत ज़्यादा रॉन्गफुल थी। तो इसलिए जो है इसको रिप्लेस करके जो है इसमें एक नया आर्टिकल डाला गया जिसका नाम रखा गया 152, सेक्शन 152 ऑफ बीएनएस, यानी बीएनएस की धारा 152 हमेशा आपके याद रहेगी। अब ये क्या कहती है, ये कहती है एक्ट एंडेंजरिंग सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। ऐसा कोई भी कृत्य जो देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालता है, ठीक है, वो धारा 152 के तहत अपराध माना जाएगा। इसमें यह नहीं कहा गया कहीं भी कि ऐसा कोई भी कृत्य जो सत्ता के खिलाफ हो, ठीक है, या रूल के खिलाफ हो, वो जो है अपराध नहीं माना जाएगा। अगर सत्ता से किसी चीज की आपकी नाराजगी है तो आपको जो है कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 19 के तहत पूरी आजादी देता है कि आप उसके अगेंस्ट बोल सकते हैं। चलिए, पर्पजली या नोइंगली, जानबूझकर या जानते हुए भी, बाय वर्ड्स आइदर स्पोक और रिटर्न, बाय साइंस विजिबल रिप्रेजेंटेशन और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, बाय यूज ऑफ फाइनेंशियल मीन और अदरवाइज। यानी इसका मतलब है कि बोलकर या लिखकर, संकेतों के माध्यम से, दृश्य चित्रण या इलेक्ट्रॉन संचार के द्वारा, वित्तीय साधनों के उपयोग करने से, ठीक है, अगर आप ऐसा कोई भी कृत्य करते हैं जिससे हमारी एकता, अखंडता और जो है संप्रभुता खतरे में आती है तो अपराध माना जाएगा। या एक्साइटिंग और अटेम्प्टिंग टू एक्साइट, यानी उकसाकर या उकसाने का प्रयास करके, समझ रहे हैं ना, किसी को उकसाकर या उकसाने का प्रयास करके। उसके बाद है सेशन और आर्म्ड रेबेलियन और सबवर्सिव एक्टिविटीज और एनकरेजिंग फीलिंग ऑफ सेपरेटिस्ट एक्टिविटीज, यानी इसमें देखा जाए अलगाव या सशस्त्र विद्रोह या विध्वंसक गतिविधियों या अलगाववादी गतिविधियों की भावना को प्रोत्साहित करके अगर आप ऐसा कोई कृत्य करते हैं जो भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता के लिए खतरा पैदा करता है तो वो अपराध माना जाएगा। समझ में आई बातें? ये आपका जो है सेक्शन 152 ये बताता है। ये आगे ही कहता है और एंडेंजरिंग सॉवरेनिटी यूनिटी, वहीं जो मैं बता रहा हूं कि भाई जो है भारत की संप्रभुता, एकता और उसके लिए खतरा पैदा करता है तो वो जो है आपका जो एक्ट है वो अपराध माना जाएगा। या ऐसे कृत्य में लिप्त होना या उसे अंजाम देना, ऐसे कृत्य में किसी भी व्यक्ति का लिप्त होना या उसे अंजाम देना अपराध माना जाएगा। चलिए जी, अगर अपराध है तो फिर इसकी जो है सजा भी होगी, अपराध किया है तो सजा भी भुगतनी पड़ेगी। तो ये आपका जो ऑफेंस है जो एंडेंजर्ड पैदा करता है, तो अंडर सेक्शन 152 ऑफ बीएनएस इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, यानी आजीवन कारावास विद इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 7 ईयर्स, या 7 साल तक की कैद और या फाइन या जुर्माना इसमें देना होगा। मिनिमम जो कैद है वो 7 वर्ष की है और मैक्सिमम जो है लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट भी, आपको आजीवन कारावास भी भुगतना पड़ सकता है। अपराध की प्रकृति कॉग्निजेबल है यानी संज्ञेय है और नॉन बेलेबल है, और ट्राइबल बारी कोर्ट ऑफ सेशन यानी सेशन जो न्यायालय है, सत्र न्यायालय जिसको हम कहते हैं, उसके द्वारा ये विचारणीय है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब मैंने 124 के बारे में पहले बता दिया था कि 124 में राजद्रोह का अपराध था, उसकी जो है इसने प्रतिस्थापित किया है और यहाँ पे धारा 152 को इसमें ऐड कर दिया है। ठीक है, किसको ऐड कर दिया है? धारा 152 को ऐड कर दिया है। सो गाइज, ये आज की क्लास को हम यहीं पे रोकते हैं। मेरी क्लासेस आपको कैसी लग रही है उसके बारे में कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।